हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनप्रेप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। एंड टुडे वी आर बैक अगेन विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आता है बट आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, अगेन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और बहुत ही बड़ा टर्म है। यहाँ पर हमारी पर्सनालिटी के, हमारे थिंकिंग के बेसिकली सारे ही डोमेन्स अफेक्टेड होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि किसी मरीज़ को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उसका मूड, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसका कॉग्निटिव लेवल है, ये सारी ही चीज़ें अफेक्ट होंगी और एज अ रिजल्ट ये सब क्या करते हैं, पर्सनालिटी को भी डिटीरियोरेट करते हैं। अब इस कहानी की शुरुआत होती है 1911 में, जहाँ पर यूजन ब्लूलर ने इस बीमारी को सबसे पहले कहा था डिमेंशिया प्रीकॉक्स। उसके बाद धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्चेस हुई एंड देन इट वाज फाइनली कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। क्योंकि डिमेंशिया प्रीकॉक्स का मतलब है कि मेमोरी अफेक्ट हो रही है, दिस इज द रीजन कि इस बीमारी को सबसे ज्यादा मेमोरी से एसोसिएट किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब किन कारणों की वजह से आपको या किसी भी मरीज को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, तो यहाँ पर तीन मेन कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला एनवायरमेंटल कॉज, सेकंड हो सकता है किसी पर्सन का जेनेटिक मेकअप, तीसरा हो सकता है बिहेवियरल कॉजेज या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो यहाँ पर तीनों ही चीजें हैं, बट कमाल की बात यह है कि ये तीनों स्पेसिफिक कॉजेज नहीं है, ये सिर्फ रिस्क फैक्टर्स हैं। मतलब आप इनमें से किसी भी फैक्टर को ऐसा नहीं कह सकते हो कि इस ही फैक्टर की वजह से पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया होगा ही होगा। तीनों ही क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जब भी हम साइंस और सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर हमारे 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जिनमें से सबसे पहला आता है एसोसिएटिव लूजनेस, यानी पेशेंट अपने आसपास की चीजों को या जिन चीजों के बीच में रिलेशन ही नहीं है उनके बीच में भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक और दूसरी बात के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ना कर पाए। सेकंड आता है यहाँ पर एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है कि पेशेंट डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक है, वो किसी चीज के फेवर में भी होता है और उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। देन कम्स दी अफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस। अफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस आते हैं हमारे मूड से रिलेटेड, जहां पर पेशेंट का मूड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो 4th A है ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, दैट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपके मल्टीपल ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे आपका एस्पर्जर सिंड्रोम। तो ऑटिस्टिक बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है वो यूजुअली हमको विड्रॉन देखने को मिलेगा। विड्रॉन वर्ड से एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट द पेशेंट इज विड्रॉन, सोशल विड्रॉल हो रहा है, तो आप लोगों को वहां पर आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन आपसे स्किज़ोफ्रेनिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सोशल विड्रॉल को ऐसा समझते हैं कि ये डिप्रेसिव या डिप्रेशन के बारे में बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। जब भी बात आती है सोशल विड्रॉल की, ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की बात हो रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स की। तो जब हम बात कर रहे हैं बाकी के साइंस की, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब है कि पॉजिटिव चीजें वो हैं जो किसी की पर्सनालिटी में ऐड हो रही हैं, यानी कि प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दे, बट जब से पेशेंट को ये बीमारी हुई है तब से उसकी पर्सनालिटी में ये चीजें ऐड हो गई हैं, जैसे मेनियक बिहेवियर, एक्सेसिव एक्टिविटी, ठीक है, हैलुसिनेशंस होना, डिल्यूजन्स होना, इल्यूजन्स होना, ये सब चीज़ें क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स हैं जो पेशेंट की पर्सनालिटी में ऐड हो रहे हैं। वेरएज अगर हम बात करें नेगेटिव सिम्टम्स की, तो नेगेटिव सिम्टम्स सिंपली वो वाले सिम्टम्स होते हैं जो पहले यानी कि प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में तो पेशेंट के बिहेवियर में थे, बट अब कहीं ना कहीं हट चुके हैं। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल होता है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब होता है कि पेशेंट जिन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेता था या जो भी चीज़ें उसे प्लेजरेबल लगती थी, अब उसे उन चीज़ों में बिल्कुल भी या उन एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। सो दिस इज एनहेडोनिया। इसके अलावा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हैम्पर हो जाना, यानी कि पेशेंट अपने डिसीजंस नहीं ले पाता। इसके अलावा एलॉजिया हो सकता है। एलॉजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्पीच या फिर लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इसी के अलावा ए सोशल बिहेवियर हो सकता है। ए सोशल बिहेवियर यानी कि, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा कि सोशली विड्रॉन होता है, तो कहीं ना कहीं एंटी सोशल या ए सोशल बिहेवियर पेशेंट एग्जिबिट करता है।
तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टाइप्स भी बहुत सारे हैं भाई स्किज़ोफ्रेनिया के। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो सबसे पहला आता है हमारा सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, देन वी हैव कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, देन वी हैव हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, और इसी के अलावा अगर किसी भी कैटेगरी में आप उनको नहीं कैटेगराइज कर पा रहे हो, देन वी हैव अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया है जिसके ठीक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहाँ पर आपका आंसर जाएगा कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया है जिसका पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, यानी अगर मरीज़ को ये वाला स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए तो उसके ठीक होने की जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, देन द आंसर विल बी हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टाइप है, जहाँ पर कैटाटोनिक एक्साइटमेंट और कैटाटोनिक स्टूपर की स्टेजेस आती हैं। एक्साइटमेंट के स्टेजेस में पेशेंट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने लगता है, हार्मफुल बिहेवियर भी एग्जिबिट कर सकता है, और ये हार्म वो खुद को भी पहुंचा सकता है और दूसरों को भी पहुंचा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कैटाटोनिक स्टूपर की स्टेज की, तो स्टूपर में एक्टिविटी बिल्कुल ही सप्रेस या डिमिनिश हो जाती है एंड द पेशेंट एग्जिबिट्स डिप्रेसिव सिम्टम्स। तो यहाँ पर दिस इज अ काइंड ऑफ कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पर 2 स्टेजेस होती हैं, कैटाटोनिक स्टूपर एंड कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो द ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोज़ापाइन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, और वो भी कौन सी, आपकी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, यानी कि सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, जिनका साइड इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। तो क्लोज़ापाइन आप दे सकते हो पेशेंट को। इसके अलावा यहाँ पर हैलोपेरिडोल इज ऑल्सो अ ड्रग विच इज गिवन टू अ पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो ये था आपका स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत ही कंसाइज और बहुत ही शॉर्ट में। इसके अलावा इफ यू वांट मोर डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स एंड मोर डिटेल्ड ऑफ दिस टॉपिक, you can go to the NPrep app and study from there. Till then, keep studying. All the very best and thank you so much.